गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज है 15 अगस्त। आप सभी को 78th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय इतिहास में एक ऐसा दिन जिसके लिए न जाने कितने फ्रीडम फाइटर ने अपने प्राणों की आहुति दी है, न जाने कितने फ्रीडम फाइटर हमें ये एक पर्टिकुलर दिन देने के लिए शहीद हुए हैं। तो एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जो कि हमें निजी जीवन में भी काफी कुछ सिखाता है। जैसे देखिए, अगर हम हमारी फ्रीडम की लड़ाई को देखते हैं, हमारी आजादी की अगर हम लड़ाई को देखते हैं, तो आप सभी को पता होगा बुंदेला विद्रोह या फिर 1857 ईस्वी की क्रांति से जो भारतीय आजादी के लिए प्रयास शुरू हुए थे वो 1947 में जाकर पूरे हुए। देखिए, हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं उनसे हम निजी जीवन में भी काफी कुछ सीख सकते हैं। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर ने जब अपने प्राणों का बलिदान दिया तो उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमको कब आजादी मिलेगी। उनके दिमाग में केवल इतना था, चाहे वो मंगल पांडे हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक हो, महात्मा गांधी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, जितने भी फ्रीडम फाइटर है, देखिए इन्हें भी इतिहास पता था कि एक दिन में हमें आजादी नहीं मिलने वाली। इनके दिमाग में केवल एक गोल था कि एक दिन हमें आजादी मिलेगी, कब मिलेगी ये उनको भी नहीं पता था। तो वो केवल अपना कर्म करते रहे, देश की आजादी के लिए लड़ते रहे। उनको ये निश्चितता थी कि एक ना एक दिन हमको आजादी जरूर मिलेगी। अब वो 50 साल बाद मिले, 100 साल बाद मिले या कल मिले, लेकिन एक चीज जो सभी में कॉमन थी, आज कर्म करते रहो। इसीलिए देखिए, आपको आज के कर्म पे फोकस करना चाहिए। आज आप जो पढ़ रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, यह आपको सीखने को मिलेगा। हमारा जो सिलेक्शन का उद्देश्य है, देखिए वो एक ना एक दिन जरूर पूरा हो जाएगा अगर हमारा आज कर्म सही ढंग से चल पा रहा है। आज अगर हमारा हमारे एम पर फोकस है तो हमारा एक दिन एम जरूर पूरा होगा। यह चीज आपको समझना चाहिए। काफी स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप मोटिवेशनल कोट लेकर आइए, मोटिवेशनल कोट आपको लाना चाहिए। तो देखिए, कौन सा मोटिवेशनल कोट मुझे चाहिए मेरे सिलेक्शन के लिए, मेरा एम पूरा करने के लिए मुझे कौन सा मोटिवेशनल कोट की जरूरत क्यों है? किसी भी दो लाइन क्या मेरे सिलेक्शन की मोहताज है? वो दो लाइन जो मोटिवेशनल कोट है, क्या मैं उसे नहीं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या फिर मेरा ध्यान भटक जाएगा? मेरे माता पिता की स्माइल मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मेरे सिलेक्शन के बाद वो एक अच्छी जीवन जिएंगे, जीवन का निर्वहन करेंगे, समाज में इज्जत के आधार पर जी पाएंगे, सर उठा के जी पाएंगे। क्या इससे बड़ा मोटिवेशन और मुझे कुछ और चाहिए होगा क्या? नहीं। इसीलिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर है वो हमें हर वक्त देखिए हमें सिखा के ही गए हैं अपने जीवन में, और उनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम आज उनके पद चिन्हों पर चलकर हमारा भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। आज आपका वर्तमान में किया हुआ कर्म ही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। एक दिन में क्या आपको सिलेक्शन मिल जाएगा? नहीं। लगातार प्रयास आपको करने पड़ेंगे, और एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि लगातार प्रयास से ही फाइनली हमको एक ना एक दिन हमारा गोल जरूर मिलने वाला है। हमारा जो एम है वो जरूर पूरा होने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो इसीलिए आप सभी को 78th इंडिपेंडेंस डे की एक बार फिर से शुभकामनाएं। इसी तरीके से अपनी तैयारी को देखिए, लगातार बनाए रखिए। आप मुझसे पढ़ें, किसी और से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको आपका एम पूरा करना चाहिए एट एनी कॉस्ट। आपको अपने उद्देश्य पर फोकस करना चाहिए। आपको जहां से समझ में आए आप वहां से पढ़िए, जो आपको बुक समझ में आए आप वो पढ़िए, लेकिन फाइनली आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है? तो सिलेक्शन लीजिए, कैसे भी लीजिए, पर सिलेक्शन पर ही फोकस करिए। मेरी नजर में आप सब स्टूडेंट हैं, ठीक है? मैं आपको टीच करता हूं, आप सब को मैं एक ऐसा गाइडेंस देना चाहता हूं, मैं आपको एक ऐसा मार्ग देना चाहता हूं जिस पर चलकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एक मैंने कमेंट देखा था, एक कमेंट था, हुमा कुरैशी नाम की आईडी थी, उन्होंने कहा कि सर जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको आप ब्लॉक कर दीजिए। तो देखिए, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करना उनका फंडामेंटल राइट है, उनको अधिकार है। और अगर वो क्रिटिसाइज भी करते हैं तो क्या मैं अपने उद्देश्य से भटक जाऊं? मैं तो चाहता हूं कि हर किसी स्टूडेंट का जो इस प्लेटफॉर्म पर आया है, जो मुझसे यहां पर पढ़ रहा है, हर स्टूडेंट चाहे वो मुझे क्रिटिसाइज करे, कुछ भी करे, उनका सिलेक्शन होना चाहिए।
अगर क्रिटिसाइज करने से आपका सिलेक्शन हो रहा है तो भर भर के क्रिटिसाइज कीजिए, मैं आपके घर आ जाऊंगा, नंबर दे देना, पता दे देना, क्रिटिसाइज कर लेना। अगर आपका उससे सिलेक्शन होता है तो मैं वो भी मंजूर करता हूं। ठीक है, तो आप जितने भी स्टूडेंट है, देखिए जितनी भी मेरी ऑडियंस है यहाँ पर, मैं जानता हूँ बहुत ही लॉयल ऑडियंस है, बहुत ही समझदार ऑडियंस है, मैं आपके कमेंट देखता रहता हूँ। मतलब देखिए जो क्रिटिसाइज करता है वो भी बहुत ही दायरे में रहकर जेन्युइन चीजों के लिए ही क्रिटिसाइज करता है, इसीलिए मुझे उस पर भी खुशी खुशी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं, आपसे एक बार फिर से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना फोकस रखिएगा अपने एम पर। आपको पता है मैं इतनी ज्यादा बातें रोज करता नहीं हूं, लेकिन आपका देखिए एम होना चाहिए आपके सिलेक्शन पर। एट एनी कॉस्ट आपका सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेक्शन से मुझे पैसा मिलेगा क्या? नहीं। या फिर कुछ और मुझे प्रॉफिट है क्या? नहीं। पर आपके सिलेक्शन से कल जब आप कभी मिलते हो मुझे कहीं भी, तो आप याद करो कि नहीं, सर ने टीच किया था और उनकी बदौलत आज हम यहां पर है। बस वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कैपिटल होगी, सबसे बड़ी पूंजी होगी। इसीलिए तो आप पढ़ते रहिए बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। जो भी आपके पास संसाधन रिसोर्सेस अवेलेबल है सभी का सही यूज कीजिए, पॉजिटिव यूज कीजिए, जितना अच्छा यूज कर सकते हैं, और अपने एम पर फोकस करिए। ठीक है ना। जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, देखिए आज वो नहीं चाहते कि आप कोई लड़ाई लड़े, हिंसा करे, लेकिन आप एक, क्योंकि उन्होंने हमको देखिए देश थाली में सजाकर सौंपा है कि अब आप इनकी रक्षा करो, तो हमको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, बड़े बड़े पोस्ट को हैंडल करना है, और उस पोस्ट पर रहकर जितनी समाज की सेवा हो सकती है वो करना हमारा परम कर्तव्य। यही उन सभी फ्रीडम फाइटर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारी तरफ से। ठीक है, तो आइए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं 15 अगस्त के करंट अफेयर को। यहां पर हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, वहां से आप इसे कलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वही 15 अगस्त 2024 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो 15 अगस्त 2024 को भारत अपना 78th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहा है इस साल। एक गौरवशाली दिन हमारे जीवन का। ठीक है ना। थीम की बात करें तो डेवलप्ड इंडिया 2047, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है, तो थीम भी 78th इंडिपेंडेंस डे की यही रखी गई है। ओके, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी 11वीं बार लाल किले से देश को संबोधित करने वाले हैं। देखिए भारत को सबसे पहली बार लाल किले से संबोधित करने वाले पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज्यादा बार 17 बार लाल किले से देश को संबोधित इन्होंने ही किया है, और उसके बाद 16 बार लाल किले से देश को संबोधित करने वाली पीएम थी इंदिरा गांधी। पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो यह इनका 11वां साल है लाल किले से भारत को संबोधित करने का इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस का आयोजन किया जाएगा महाराष्ट्र के मुंबई में। आंसर भी हो जाएगा कहां पर? महाराष्ट्र के मुंबई में। देखिए 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का आयोजन 3 से लेकर 4 सितंबर 2 दिवसीय कार्यक्रम है 2024 में महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ई गवर्नेंस जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है, सरकारी क्षेत्र है, उसमें ई गवर्नेंस को बढ़ावा देकर जो वर्क एफिशिएंसी है उसे सुधारना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना, यह मुख्य उद्देश्य है ई गवर्नेंस को सरकारी क्षेत्रों में लागू करने का। तो इसके लिए 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का आयोजन कहां किया जाएगा? महाराष्ट्र के मुंबई में। देखिए थीम की बात करें तो विकसित भारत, सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी थीम है 2024 में इस कॉन्फ्रेंस की। आयोजन कौन करवा रहा है? तो आप देखिए केवल मिनिस्ट्री भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो संगठन है उनमें डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ये एक डिपार्टमेंट हो गया, एक मिनिस्ट्री हो गई, और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी इसमें इन्वॉल्व है। ये तीनों मिलकर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवा रहे हैं महाराष्ट्र के मुंबई में।
27वां एडिशन है। 26वें एडिशन की बात करें तो इसका आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के इंदौर में लास्ट ईयर। ठीक है, तो 26वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित की गई थी। 27वां एडिशन आयोजित किया जाएगा महाराष्ट्र के मुंबई में। ओके, क्लियर, सिंपल था, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है भाई? सरकारी क्षेत्रों में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, उनकी एफिशिएंसी को सुधारना, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना, इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य। ई गवर्नेंस को कैसे बढ़ाया जाए, इसी पर चर्चा की जाने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता है कि भैया 78th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन दोनों पर ही आपको सेल शुरू हो गई है। तो सारे कोर्सेज, सारे पीडीएफ आपको काफी नॉमिनल चार्जेस में, अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कोर्स को, किसी भी पीडीएफ को ध्यान से देखिए, और अगर आपकी नीड है उसको लेना तो आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक की जितनी भी डिटेल है उससे रिलेटेड आप हमारी ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल भी आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको पर्टिकुलर इस ई बुक में अवेलेबल हो जाएंगे। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी सीजीएल आने वाला है, तो आप हमारी 1000 करंट अफेयर एमसीक्यूज की इस ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। 1000 प्लस एमसीक्यूज आपको विद डिटेल करंट अफेयर के यहां पर देखने को मिलेंगे 2023-24 के, क्योंकि देखिए हर एग्जाम में 1.5-2 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आपके दोनों ईयर कवर हो जाएंगे पर्टिकुलर इस बुक में। ठीक है, आगे आइए। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया। इन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? तो गोदावरी दत्त की अगर हम बात करते हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ, मिथिला चित्रकला के लिए, मिथिला पेंटिंग के लिए ये काफी प्रसिद्ध थी पूरे भारत में। कौन है? गोदावरी दत्त। हाल ही में 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ठीक है, बिहार राज्य से बिलोंग करती थी, ये बिलोंग करती है, अब तो निधन हो गया है। मिथिला पेंटिंग की आर्टिस्ट है। आर्ट या कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 1980 में नेशनल अवार्ड दिया जा चुका है, और इसके अलावा 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मिथिला पेंटिंग के आर्टिस्ट है कौन? गोदावरी दत्त। 93 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया। देखिए, मिथिला पेंटिंग की बात करें, इस आर्ट फॉर्म की बात करें, तो मधुबनी आर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक्चुअल में बिहार और नेपाल के पास जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, उस क्षेत्र में ये चित्रकला काफी फेमस है। हमारी जो पौराणिक घटनाएं हैं उनको उकेरा जाता है, उनकी पेंटिंग बनाई जाती है। इसके अलावा ज्योमेट्रिक शेप या डिजाइन से संबंधित चित्रकला भी इसमें देखने को मिलती है। तो काफी फेमस एक चित्रकला है मधुबनी पेंटिंग के नाम से, आपने नाम सुना होगा। इसकी चित्रकार थी कौन? गोदावरी दत्त। हाल ही में इनका क्या हो गया है? 93 वर्ष की आयु में निधन। आगे आ जाएं। किस राज्य के नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया गया? तो नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी दोनों ही भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिन्हें हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। वैसे देखिए 3 रामसर साइट घोषित की गई है 14 अगस्त को। कितनी? 3। 2 तो तमिलनाडु की हो गई, नाजीरायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी। एक है मध्य प्रदेश राज्य में, जो है तवा रिजर्वायर। एमपी का नर्मदापुरम जिला, जो पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, नर्मदापुरम में मध्य प्रदेश में तवा नदी पर तवा रिजर्वायर है। इसे भी रामसर साइट घोषित किया गया है, और इन सभी को मिला लें तो अब भारत में रामसर साइट हो जाती है 85। कितनी? 85। ठीक है, तो नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी रामसर साइट घोषित किए जाने के बाद तमिलनाडु राज्य में रामसर साइट हो गई है 18, और तवा रिजर्वायर को अगर ऐड करते हैं तो इसको मिलाकर मध्य प्रदेश में रामसर साइट हो जाती है 5। ठीक है, तमिलनाडु में 18 और एमपी में हो गई है 5, तवा रिजर्वायर को मिलाकर। देखिए सबसे ज्यादा रामसर साइट वर्तमान में भारत में तमिलनाडु राज्य में ही है, 18, 2 अभी जुड़ी, उनको मिलाकर। सेकंड नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, 10 रामसर साइट है।
नंजरायण बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, ठीक है। क्षेत्रफल देखना चाहते हैं तो भैया 125 ऑलमोस्ट हेक्टेयर, 125 हेक्टेयर इसका एरिया देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर हम काजू वैली बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं तो 5151 हेक्टेयर इसका एरिया देखने को मिलता है। आप तो तमिलनाडु याद कर लो, काम हो जाएगा। और तवा रिजर्वायर कहां है? एमपी के नर्मदापुरम में। हमारा फोकस क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में जो रामसर साइट नई नई बनी है उनकी एक बार हम यहां पर बात कर लेते हैं। 3 तो पता चल गई आपको। इसके अलावा देखिए अघनाशिनी ज्वार नदमुख कर्नाटक में है, 2024 में इसी साल रामसर साइट बनाया गया है। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है, 2024 में रामसर साइट घोषित किया गया। कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु राज्य में 2024 में इसी साल रामसर साइट घोषित की गई। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट 2024 में इसी साल तमिलनाडु में है, रामसर साइट बनी। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहां पर? कर्नाटक, इसी साल रामसर साइट। 2024 में नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, इन्हें भी रामसर साइट घोषित किया गया है बिहार राज्य में। तामपारा झील ओडिशा में है, अगस्त 2022 में रामसर साइट बनी थी। यह क्वेश्चन ऐसा भी आता है, तामपारा झील भारत के किस राज्य में? कहां पर? ओडिशा। हीराकुंड जलाशय ओडिशा में है, 2022 में रामसर साइट बनी थी। और अंसुपा झील ये भी ओडिशा में है, 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया था। नई नई जो लोकेशन है इनको तो आप याद रखिएगा ही, उन तीनों को भी मिला लीजिएगा। ओके, आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया? तो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है हाल ही में मोर्ने मोर्केल को। कौन बना? मोर्ने मोर्केल। वैसे नॉर्मली कोच कौन है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के? कौन बने हैं हाल ही में? गौतम गंभीर, पता है ना। यहां पर बॉलिंग कोच की बात हो रही है, तो ये बने हैं मोर्ने मोर्केल, ठीक है। तो यहां पर आप इमेज देख सकते हैं मोर्ने मोर्केल की। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मोर्ने मोर्केल, ठीक है ना। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच बनाया गया और अब ये बॉलिंग कोच हो गए। और ऑल ओवर अगर कोच देखें तो कौन हो गए? गौतम गंभीर, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच। इन्हें भी अभी नियुक्त किया गया था कुछ समय पहले ही। किनके स्थान पर? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया? तो वर्ल्ड का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है हाल ही में तुर्की में। वैसे इसे अब तुर्की बोलते हैं, नया नाम हो गया इसका तुर्की, है ना। तो करेक्ट कर लीजिएगा, तुर्की नाम है देश का। तो देश वही है, नाम बदला है उसने। तुर्की के गोबेकली टेपे एक क्षेत्र का नाम है, यहां पर 13,000 वर्ष पुराना कैलेंडर मिला है, ठीक है ना। एक उकेरी हुई संरचना मिली है जो कि कैलेंडर की है। तो 13,000 साल पुराना कैलेंडर है, वर्ल्ड का अभी तक प्राप्त सबसे पुराना कैलेंडर। इस कैलेंडर में 365 दिन के बारे में पूरा प्रॉपर बताया गया है। सौर वर्ष, चंद्र वर्ष, इन प्रॉपर दर्शाया गया है कैलेंडर, ठीक है। और कैलेंडर के अध्ययन से यह भी पता चलता है कि भैया 150 ईस्वी पूर्व तक जो ग्रीस के लोग हैं वो 10,000 साल पहले की तारीखों का भी सटीक अनुमान लगा पा रहे थे। मतलब उस वक्त उनके पास ऐसा नॉलेज था कि भैया वो 150 ईस्वी पूर्व में 10,000 साल पहले की चीजों का या तारीखों का अनुमान लगा लेते थे। ओके, कंफ्यूजन थोड़ा सा लग रहा है आपको, ऐसा हो सकता है। तो आप तो ये याद कर लो कि भैया वर्ल्ड का सबसे पुराना कैलेंडर कहां मिला? तुर्की है। कितने साल पुराना? 13,000 साल पुराना। हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को परमानेंटली रिटायर करने का फैसला किया? इसका मतलब क्या होता है? अब 16 नंबर की जर्सी भारतीय हॉकी टीम में किसी खिलाड़ी को नहीं दी जाएगी, वो हमेशा के लिए रिटायर हो गई। 16 अंक नहीं दिया जाएगा जर्सी पर। ये किसकी जर्सी है पता है? ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को पता है, पीआर श्रीजेश, हॉकी के गोलकीपर, है ना। अभी पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीत के आई है हमारी टीम, हॉकी टीम, उसमें गोलकीपर थे हॉकी में। और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भी हम ब्रॉन्ज लाए थे, उनमें भी पीआर श्रीजेश शामिल थे। तो इनकी जर्सी है जर्सी नंबर 16, पीआर श्रीजेश।
अब इसको हमेशा के लिए हॉकी इंडिया ने रिटायर करने का फैसला कर लिया है। भैया अब किसी को नहीं दी जाएगी ये 16 नंबर की जर्सी, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए पीआर श्रीजेश की बात करते हैं तो भारत के केरल राज्य से बिलोंग करते, बता चुका था मैं आपको। पद्मश्री दिया जा चुका है 2017 में खेलों में योगदान के कारण। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और 2022 में इन्हें वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया था। तो 2 अवार्ड, 2017 में पद्मश्री और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पीआर श्रीजेश कितने नंबर की जर्सी है? 16 नंबर। अब ये परमानेंटली हॉकी में रिटायर कर दी गई है इंटरनेशनल खेलों में इंडिया की ओर से, है ना। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए कैश में पैसा देने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश की एक योजना है। देखिए जो स्ट्रगल छात्राओं को करना पड़ता है अपने जीवन में पीरियड्स के दौरान, उस वक्त देखिए मैच्योरिटी भी कम होती है छात्राओं में, तो उन्हें अवेयर करने के लिए भी पहले एक योजना एमपी गवर्नमेंट ला चुकी है जिसका नाम था उदिता योजना। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2016 में मासिक धर्म से जुड़े मिथक से निपटने के लिए स्टेट गवर्नमेंट उदिता योजना लेकर आई थी। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्कूल की छात्राओं को कौन से कहां तक, 7th से 12th क्लास तक, उन्हें फ्री सैनिटरी नैपकिन दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है ना, खरीदने के लिए राशि दी जाएगी, कैश पैसा दिया जाएगा। कितना? 300 रुपए एक साल में। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने देखिए 57 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की है छात्राओं के अकाउंट में। ठीक है ना, तो कैश ट्रांसफर है सीधा। 19 लाख से अधिक छात्राओं को लाभ दिया गया है इस स्कीम का। तो सैनिटरी नैपकिन के लिए कैश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश राज्य, है ना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जियो पारसी योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो जियो पारसी योजना पोर्टल इसे हाल ही में शुरू किया गया है किरण रिजिजू के द्वारा। ठीक है ना, किसने शुभारंभ किया है? किरण रिजिजू। जानते हैं आप किरण रिजिजू को? मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू। एक तो इन्होंने हज एप्लीकेशन 2025 लॉन्च किया है और जियो पारसी योजना पोर्टल को हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है। देखिए हज एप्लीकेशन 2025 में जो हज यात्रा पर जो मुस्लिम्स जाते हैं उनकी सहूलियत के लिए यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। देखिए इसमें अपडेट रहेगा। पहली चीज तो ये कि 2025 के लिए सऊदी अरब ने भारत से 2.25 लाख लोगों को हज कोटा आवंटित किया है। मतलब भारत से 2.25 लाख मुस्लिम हज पर जा सकते हैं। पहली चीज तो यह अवेयर की है, यहां पर अपडेट हुआ है। और 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें बिना महरम के हज करने की अनुमति दी गई है। मतलब पति के बिना, है ना, किसी भी लेडीज विदाउट महरम मतलब पति के बिना एक श्रेणी बनाई गई है, इसमें भी परमिट किया गया है। तो ये कुछ अपडेट किया गया है ना, इंफॉर्मेशन है हज एप्लीकेशन 2025 में, ताकि मुस्लिम्स जो हैं जो हज पर जाना चाहते हैं उनको सहूलियत हो। सेकंड है जियो पारसी योजना पोर्टल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पारसी समुदाय को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना जियो पारसी योजना पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। किरण रिजिजू ने हाल ही में दोनों ही पोर्टल को एप्लीकेशन या पोर्टल को लॉन्च किया है, इसका शुभारंभ किया है। लास्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 विकसित की है? तो फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 को विकसित किया है सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा, केंद्रीय जल आयोग। क्या होगा भाई इससे किसी भी क्षेत्र के लोगों को पहले से ही फ्लड का या बाढ़ की जानकारी दी जा सकेगी पूर्वानुमान के आधार पर, ताकि यह सहूलियत हो, कम से कम नुकसान हो। तो देखिए यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के सेकेंड एडिशन को हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, इससे क्या कहा जाता है? मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 है फ्लड वॉच इंडिया।
सेकेंड है, ये सेकेंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया था इसका 17 अगस्त 2023 को, ठीक है। और तब क्या किया गया था कि 200 मॉनिटरिंग स्टेशन जो है, जो बाढ़ का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, उन सभी को इस एप्लीकेशन में जोड़ दिया गया था। अब इसका दायरा बढ़ाया गया है और 592 जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, बाढ़ निगरानी स्टेशन है, उनको अब इस एप्लीकेशन में जोड़ा गया ताकि दायरा ब्रॉड हो और बाढ़ की और सटीक जानकारी आम जनता को दी जा सके, ठीक है। तो हाल ही में फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 को लॉन्च किया है किसने? तो इसे लॉन्च किया है सेंट्रल वाटर कमीशन ने, ठीक है। तो यहां पर 15 अगस्त 2024 के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को समझा। अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, उद्देश्य तो आपको पता चल गया है भैया, बाढ़ से रक्षा करना, पूर्वानुमान लगाकर जो जोखिम होता है, जो नुकसान होता है, उसको कम से कम करना, इस फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है। आइए लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। डिटेल में तो हम पढ़ चुके थे, यहां पर हम एमसीक्यू फॉर्म में फटाफट आंसर देखेंगे। केंद्र सरकार की किस योजना के तहत मॉडल सौर गांव विकसित किए जाएंगे? तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, है ना। चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, प्रतिबंधित किया गया है, इन्हें सस्पेंड किया गया है खेलों से। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी का चेयरमैन और एमडी किसे नियुक्त किया गया? राजकुमार चौधरी। आगे आ जाएं, हो गया। डीआरडीओ ने 13 अगस्त को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहां पर किया? राजस्थान, जैसलमेर, पोखरण, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ये हैं गस एटकिंसन और चमारी अट्टापट्टू। वक्फ विधेयक संशोधन की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह है जगदंबिका पॉल। आंसर हो जाएगा आंसर ए। 13 अगस्त को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 13 अगस्त को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस मिशन के तहत अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो इसे लॉन्च किया गया मिशन कर्म योगी। हाल ही में किस मंत्रालय ने विमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट 2023 को लॉन्च किया? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? भारत में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक शुरू किया गया है, चलाया जा रहा है? तो 9 से 15 अगस्त तक आज लास्ट डेट है हर घर तिरंगा अभियान की, है ना। तो यहां पर आंसर मिल गए हमको लास्ट डे के करंट अफेयर के। अब फटाफट हम जो क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनके आंसर ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन था नाटो का महासचिव कौन है? तो वर्तमान में जेम्स स्टोल्टेनबर्ग नाटो के महासचिव हैं। मार्क रूटो की बात करें तो वो अक्टूबर 2024 में ज्वाइन करेंगे, चुन लिया गया है लेकिन उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। और यहां पर क्वेश्चन था नाटो का वर्तमान में महासचिव कौन? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है, ओके। शंघाई सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित किया गया। और 46वीं विश्व विरासत समिति की बैठक का प्रतीक चिन्ह पूछा गया था। देखिए, टैगलाइन नहीं पूछी गई थी, प्रतीक चिन्ह हम्पी स्मारक है, ओके। तो बिल्कुल सही आंसर आया है भैया यहां पर मनीषा शर्मा का। बिल्कुल इन्होंने यह भी बताया था भैया कि महासचिव वर्तमान में जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं और अक्टूबर 2024 में मार्क रूटो ज्वाइन करेंगे, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। इनका आंसर हमने कलेक्ट किया है। अब आ जाइए क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के लिए आप सभी के लिए कमेंट कीजिएगा, आसियान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तीनों क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ 78th इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में सभी कमेंट में शुभकामनाएं छोड़ के जाइएगा। फिर मुलाकात करेंगे कल के सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।